प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सत्याजीत स्टडी फील्ड द सक्सेस पर। लेखपाल की 14वीं क्लास है और इसके पहले क्लासेस अगर आपने ना देखी हूँ और हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली क्लास की जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इसकी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं 10 बजे रात में 30 क्वेश्चन क्विज के रूप में होते हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं अपने सेशन पे। कल का प्रश्न था कि अविश्वास प्रस्ताव कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, तो आंसर क्या था उसका? मोरारजी देसाई। आज के सेशन पे चलते हैं, पूरे विस्तार के साथ बात करेंगे। जो भी आंसर होगा, जो भी चीज़ें होंगी, जहाँ तक उसमें चीज़ें बन सकती हैं पूरी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, ग्रेनेडा द्वीप कहाँ स्थित है? कौन सा? ग्रेनेडा द्वीप अरेबियन सागर में है या कैरेबियन सागर में है या चीन सागर में है या नोटा? देखो पूरा विश्व है। ठीक है, मैं बनाए दे रहा हूँ, ये रफली है। ठीक है, रफ है। तो ये ऐसे करके यहाँ पे कुछ गोला गोला करके, एक मिनट, ऐसे करके वो है, क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका। नीचे टंगा हुआ दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, इधर ये पूरा अफ्रीका आ जाता है। ठीक, और उसके बाद इधर यूरोप आ जाता है। ऊपर इधर जो नीचे है एशिया वाला भाग आ जाता है और उधर जब लास्ट में जाएंगे तो नीचे साइड में पड़ता है दक्षिण न्यूजीलैंड। ठीक है, तो देखो ये जो कैरेबियन सागर है ये अपना उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये बीच में है, ये बीच वाला इलाका जो ये कैरेबियन सागर वाला इलाका है। ठीक, ओके। तो ग्रेनेडा द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कैरेबियन सागर में। अभी जाना नहीं, कुछ चीज़ें और बताऊँगा कहाँ पे, कैरेबियन सागर में। इसकी जो कैपिटल ही पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कौन सी होगी कैपिटल इसकी? सेंट जॉर्ज। हाल पूछी भी गई है कई बार एग्जाम में, सेंट जॉर्ज। ठीक है, ओके। कुछ द्वीप के बारे में और बताना चाहूँगा। ठीक, जैसे आपने सुना होगा कौन सा, मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, कहाँ पे है यार? हिंद महासागर में है। ठीक, उसके बाद एक और द्वीप आपने सुना होगा, ये वाले जो है पूछे गए हैं। ठीक, डियागो गार्सिया है, तो बहुत सारे। डियागो गार्सिया कहाँ है? यह भी हिंद महासागर में है। ठीक है, और मेडागास्कर के बारे में आपको एक बात पता हो कि सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितनी बैंक शामिल थी? जब वाणिज्यिक बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण, उसमें कितनी बैंक शामिल थी? मैं पहले से लेकर अब तक वर्तमान में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वर्तमान में क्या है, कैसे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, जब पहला राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 में, उस समय कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ गया था। कब? 19 जुलाई 1969 को पूछा था। 19 जुलाई 1969 कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, अच्छा इसे वर्तमान, दूसरा में वो आंसर है इसलिए लास्ट में तो नहीं, आप लोग चले जाएंगे और आप लोगों की हानि हो जाएगी, जो मुझे कतई पसंद नहीं कि आप लोगों को कहीं भी लॉस हो। वर्तमान में कुल जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचे हैं, ठीक, वो है 7। वर्तमान में जो सर्वोच्चता यानी बड़े से छोटा है, जैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद PNB पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद BOB फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये 3 नंबर बनते हैं। ठीक है, ये वर्तमान का सीक्वेंस। वर्तमान में जो हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को मर्जर हुआ कई बैंकों का, उसके बाद ये गतिविधियां बनती हैं। कुल 7 बैंक सार्वजनिक से बनते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को, कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और भारत में अगर पूछ ले कितने विदेशी बैंक कार्यरत, तो वर्तमान में 43 विदेशी बैंक भारत में कार्यरत हैं। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, काफ़ी चीज़ें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग 7 से 8 9 क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई है, विशाखापत्तनम है, मुंबई है या कांडला बंदर? कौन सा ऐसा बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह है? ठीक है, देखो चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है? चेन्नई में, नाम से ही। ठीक है, यह भारत की सबसे प्राचीन
प्राचीन की बात करें चेन्नई हो जाएगा। विशाखापत्तनम की बात करें, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, कौन सा, विशाखापत्तनम। उसके बाद मैं मुंबई की बात कर लेता हूँ। देखो अब यहाँ मैं काटता हूँ, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, रोक 1 मिनट पॉज करके, ठीक। उसके बाद मैं बात करूँगा मुंबई बंदरगाह की, ठीक है। मुंबई ये जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और इस पे आयात निर्यात इतना भयंकर, इतना ज़्यादा हो गया था कि इसकी सहायता के लिए एक और बनाया गया, नहावा शोभा, मुंबई में ही बनाया गया, जिसका नाम क्या है, चाचा जी, ठीक, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर रखा गया, मुंबई में है नहावा शोभा, इसकी सहायता के लिए बनाया गया है। उसके बाद बचा है कांडला। कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। आपको पता होगा SEZ क्या होता है पता है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए है, मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए फेमस है, ठीक है। देखो मैं अब आंसर चलूँगा। देखो ये तीनों तो हो गए, कौन सा, प्राकृतिक, विशाखा, मुंबई, कांडला। ये चेन्नई ही एक कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका, चेन्नई। ओके, अगला, किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फिश कहा जाता है, यूरोप को, या एशिया को, या अफ्रीका को, या ऑस्ट्रेलिया को। देखो यहाँ पे मैं कई चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। आंसर बता दे रहा हूँ लेकिन जाइएगा मत, ठीक, क्योंकि बिना आंसर बताए जो भी मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ उसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें बनती है, अगर सारे ऑप्शन डिस्क्राइब करूँगा तो 15 मिनट लग जाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, वैसे भी आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। देखो आंसर तो हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 1-2 चीज़ें बनती हैं। द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के बाद लैंड ऑफ कंगारू, नहीं हुआ, कंगारू फेमस है, लैंड ऑफ कंगारू कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन वूल भी कहते हैं, क्या, लैंड ऑफ गोल्डन वूल लिख लीजिएगा, अब जगह नहीं मैं लिख नहीं पाऊँगा, लैंड ऑफ गोल्डन वूल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें और बनती हैं, पहला तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एक राष्ट्र एक द्वीप, ठीक है, प्लस महाद्वीप के रूप में बताया जाता है। एक राष्ट्र एक द्वीप एक महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया स्वयं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक चीज़ और पता होगी, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। भाई आप ऑस्ट्रेलिया देखे होंगे, ये वाला ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, बीच में कुछ गैप के साथ साथ ये न्यूजीलैंड हो जाएगा, जिसमें बीच में न्यूजीलैंड में 2 द्वीप है, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है। नीचे तस्मान सागर, इससे बनता है पूरा, ठीक। इधर ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ जो कि क्वेश्चन में आता हुआ है आपके, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ चीज़ें और बताऊंगा। आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं, सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला 5वां, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली, भांगड़ा, कथक या कुचिपुड़ी। ऐसा क्या आंसर होगा कि इसमें सही आंसर इसका होगा, बताइएगा। देखो मैं सारी चीज़ें कहूँगा, कथकली केरल, भांगड़ा पंजाब का शास्त्रीय नृत्य नहीं है लेकिन नृत्य है वहाँ का, और पुरुष भांगड़ा करते हैं, ठीक है, और महिलाएं क्या करती हैं, इसकी महिलाएं करती हैं इसी को, जब महिलाएं करने लगती हैं वह गिद्धा कहला देता है, ठीक है। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अब देखो आंसर हो जाएगा कथक। कथक की चीज़ें मैं और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कथक की चीज़ें बारे में मैं और चीज़ें बताऊंगा। वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास किसका हुआ, वाजिद अली शाह के दरबार अवध में हुआ, ठीक है। उनायक बिंदादीन थे, ठीक है, ठाकुर प्रसाद का भी नाम इसी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आंसर कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब आता है ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स में कौन देश नहीं है, दक्षिण अफ्रीका, भारत, रशिया, बांग्ला। आंसर आपको पता होगा, मुझे मालूम है कि मैं और चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहली बात तो क्या कहानी थी, कैसे क्या था, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो 2009 में। तब यह था क्या, तब यह ब्रिक्स था, ठीक। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना 4 देशों ने मिलकर एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। इसका जो प्रथम होता है, प्रथम सम्मेलन वह 16 जून
2009 को होता है। ठीक, कहाँ पे? रूस में ही होता है। रूस का एक शहर है येकेटेरिनबर्ग है, तो आप रूस याद रखिएगा, येकेटेरिनबर्ग करके है। ठीक है, वहाँ हुआ था। उसके बाद अब अगर ब्रिक्स है, अब क्या है? ब्रिक्स है। तो भैया 4 तो मैंने बता दी, 5वां क्या है, कैसे है भैया? जब 15 अप्रैल 2010 को इसका दूसरा सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? ब्राज़ीलिया, जो कि राजधानी किसकी? ब्राज़ील की है। ठीक है, वहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ, तो तब इसका दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य देश बन गया। अब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो देखो मैंने दक्षिण अफ्रीका बताया, भारत बताया, रशिया बताया, लेकिन बांग्लादेश तो नहीं बताया ना भैया। आंसर यही है इसका, बांग्लादेश सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला, निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, He। ठीक है, अगला 7वां, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित? नई दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई। आप सबको पता है इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। कल मैंने एक क्वेश्चन क्विज में ग्रुप में कराया कि नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ठीक है, ओके, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, वर्तमान में के सिवान जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कालोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमाटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। देखो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे अध्ययन पूछता है उसके बारे में, क्या ऑर्निथोलॉजी क्या है, और ये सारी एक दिन में किसी दिन करा दूंगा, सारी पूरी लिस्ट ही मैं करा दूंगा। ठीक है, कालोलॉजी क्या है? ब्यूटी अध्ययन है, जुड़ता तो स्किन से है, लेकिन स्किन में डर्मेटो आ जाता है, तो जो ब्यूटीनेस के लिए होता है, ब्यूटीनेस के अध्ययन के लिए तब इसका प्रयोग करते हैं कालोलॉजी का। ओंकोलॉजी आप सबको पता है, कैंसर से रिलेटेड है। डर्मेटोलॉजी स्किन यानी त्वचा विज्ञान कहते हैं। आंसर क्या बचा आपके पास? आपके पास बता ट्रोमाटोलॉजी ऑप्शन बचा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे सर्जरी का सबसेट माना जाता है। ठीक है, सर्जरी का सबसेट माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन 10वां, अब्राहम जैकोबी किसके पिता के रूप में माने जाते हैं? नोट कर लीजिए, आपके लिए नया क्वेश्चन है। अगर किसी ने इसके पहले पढ़ा होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर किया कि हाँ सर, मैंने जो 10वां नंबर क्वेश्चन था उसको मैंने पहले पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अगर पढ़ा होगा तो आंसर जरूर दे दीजिएगा। फिलहाल हमें तो आशा है कि शायद किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, आया हुआ है भैया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो, अस्थि रोग ऑप्शन, हृदय रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग। पीडियाट्रिक्स आप जानते हैं क्या? पीडियाट्रिक्स जानते हैं? यह एक नई चिकित्सा विशेषता जो 19वीं सदी के मध्य में विकसित हुई। ठीक है, पीडियाट्रिक्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु रोग विशेषज्ञ। शिशु रोग संबंधित यानी किसके? बाल रोग, इंग्लिश में इसे पीडियाट्रिक्स कहते हैं। ओके, अगला 11वां, निम्न स्थानों में एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जान। देखो ऑप्शन में आयरलैंड नहीं है, अगर आयरलैंड होता ऑप्शन में तब आयरलैंड माना था कि आयरलैंड को एमरेल्ड द्वीप भी कहते हैं, लेकिन इसमें आयरलैंड ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन मालदीव, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। आंसर क्या हो जाएगा? हैं बताइए, कोई बताना चाहता है? चलिए मैं ही बता दूंगा, कोई नहीं बताना चाहता था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। तो क्या हमारा क्वेश्चन क्या था? सॉरी, कि एमरेल्ड द्वीप का संबंध है। ठीक है, तो आपको बता दें कई सारे छोटे छोटे जैसे द्वीप की बात आती है। ठीक है, तो कई सारे छोटे छोटे द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। हमारे जो भारत देश में 2 द्वीप समूह हैं, पहला तो लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार को ही एमरेल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, के दक्षिण में, यानी बंगाल खाड़ी इधर पड़ जाता है, नीचे ये टूटा फूटा बिखरा हुआ पड़ जाता है, और इसके दक्षिण में मतलब बंगाल खाड़ी दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, अगला 12वां, कुषाण मूलतः निवासी थे कहाँ के? मध्य एशिया, चीनी, तुर्किस्तान, तिब्बत, ईरान। देखो जैसे आर्यों के बारे में विभेद है, कोई कहता है मध्य एशिया, कोई कहता है पर्सिया, कोई कहाँ से, उसी प्रकार से यहाँ भी मतभेद है। लेकिन जहाँ तक अवशेष मिलते हैं, जहाँ मैक्सिमम इतिहासकारों का मत यही रहा है कि ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मैं
कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो कुषाण आए ये किसके पहलों के बाद आए, किसके पहलों के बाद आए। और कुषाण को आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूँ, आपने पहली बार सुना होगा। इन्हें यूची एंड तोखरी भी कहते हैं। किसी ने नहीं पढ़ा होगा, यूची एंड तोखरी भी कहते हैं। नया क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इन्हें यूची एंड तोखरी भी कहते हैं। कुषाण वंश का अगर संस्थापक की बात करें, कुडल कटफिरसेस थे। सबसे प्रतापी राजा आपने सुना होगा, राजा कनिष्क, ठीक है। इसकी जो इनकी राजधानी तो पुरुषपुर, वर्तमान पेशावर। कनिष्क ने एक चीज़ फेमस है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा शक संवत चलाया था। आंसर क्या हो जाएगा, मध्य एशिया, ठीक है। अगला 13वां, संविधान का कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की मैक्सिमम यानी अधिकतम संख्या सीमित करता है। ऐसा कौन सा संशोधन है जो केंद्र और राज्य दोनों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, इस चीज़ के बारे में निर्देशित करता है। 93वां, 95वां, 97वां, 91वां। आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, होता क्या था कि राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मंत्रियों के ऊपर मंत्रियां बना देती है विभिन्न विभाग। जैसे वर्तमान में किसी के पास 2-2, 3-3 विभाग हैं, तो समय क्या होता था भैया, 15% से ज़्यादा कोई वो तो मतलब लिमिट तो थी नहीं, तो ऐसा होता था एक विभाग बांट दो, एक में 2-2 मंत्री कर दो भैया, और सबको शामिल कर लो ताकि सब लोग खुश रहें। लेकिन उसको देखा गया तो आदरणीय अटल जी की सरकार में यह प्रावधान या संशोधन लाया गया कि क्यों ना हम मंत्रियों की संख्या को निश्चित कर दें, ताकि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए देश के धन का जो क्या ना कहते हैं, देश के धन का जो फालतू व्यर्थ प्रयोग हो रहा है वो रोका जा सके। तो सन 2003 में, ठीक है, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद संख्या के बारे में प्रावधान किया गया। इसके अनुसार एक संशोधन आया और संशोधन 2003 में पास हुआ अटल जी की सरकार में। इसके प्रावधान क्या किया गया कि कुल इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए 150 हैं, 1500 है मान लीजिए, ठीक है। इसका अगर हम 1500 मान लीजिए सदस्य हैं, या चलो वर्तमान से ले लेते हैं, ठीक। वर्तमान में मान लीजिए सपोज दैट 500 सदस्य हैं, ठीक। 15% से अधिक नहीं सकते, कितने मंत्री बनेंगे, 15×5 = 75। भाई इसको 15% इसका निकालो, 75 लोग से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते, 75 लोग भी बहुत ज़्यादा हुए, ठीक है। तो कब 91वां संविधान संशोधन 2030 से संशोधन लाया गया, ठीक। अगला, हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन बैठाया गया। देखो यहाँ से कई सारे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। पहली चीज़, हुमायूं मुगल वंश का एक शासक था। वर्तमान चीज़ें, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। कहा इतिहासकार शायद मनुष्य किसी ने कहा, मुझे नाम नहीं याद, अभी मैं बता दूंगा आगे, ठीक है, किसी दिन। तो एक इतिहासकार के कथन है कि जिस प्रकार हुमायूं का जीवन लड़खड़ाता हुआ बीता, वैसे ही लड़खड़ाते हुए उनकी मृत्यु हो गई, ठीक। एक कथन और फेमस इनके बारे में कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई इनके मृत्यु के बाद, ऐसा कहा गया। अब वो निगेटिव सेंस था कि उसका पॉजिटिव सेंस था, अभी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, जब ध्यान दूंगा तब बता दूंगा, ठीक है। देखो मैं बात करूँगा हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने 2 प्रमुख युद्ध लड़े। पहला कब लड़ा, 1539 में, कौन सा, चौसा का युद्ध, ठीक है। शेर शाह यानी अफगान और मुगल, और अगर शासक की बात करें तो हुमायूं और शेर शाह सूरी बदुआ, यह भी हुमायूं हार गया। उसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा उसने 1540 में, जिसे हम कन्नौज या बिलग्राम के नाम जानते हैं, ये भी इन्हीं दोनों में, इसमें भी हुमायूं हार गया भैया। अब हुमायूं हार गया तो उसे 15 साल के जीवन निष्कासन के लिए भेज दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जब वापस आता है और शासन फिर से 1555 के बाद शासन संभालता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। और उसके बाद इसका जो मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ठीक है। या चारबाग शैली आप लोगों ने सुनी, चारबाग शैली का एक प्रत्यक्ष नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है। चारबाग शैली में बनाई गई मुगल कला की सर्वश्रेष्ठ शैली चारबाग शैली के रूप में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। एक पुस्तक आपने सुनी होगी इनके बारे में, हुमायूं नामा, किसने लिखी थी, इनकी बहन
गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम आंसर पे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके बेटे अकबर जो थे, अकबर उस समय कितने 14 साल के थे, केवल 14 साल के थे। अब आपको पता है कि अकबर जो था अनपढ़ था, निरक्षर था, पूछ लेता कभी कि मुगल शासक में अनपढ़ कौन था। ठीक है, तो 14 वर्ष की अवस्था में कहाँ पर, पंजाब के कालानौर में, पंजाब के कालानौर राज तिलक को मुगल सिंहासन बैठा गया। चूँकि आपको बताया मैंने उनकी एज कितनी थी, 14 वर्ष, इसलिए इनके संरक्षक के रूप में एक व्यक्ति है, उनका नाम था बैरम खां। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने बताई, अब ध्यान से याद कर लीजिएगा आंसर कालानौर। ठीक है, अगला आज देखो मैंने ये लगाया है, कैसा लगता है बताइएगा। ठीक है, भारत का निम्नलिखित में से राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद जी। देखो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, वही आंसर होगा। जो निर्विरोध निर्वाचित हुए वो भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब वो आंध्र प्रदेश के पहले सीएम भी बने। ठीक है, कौन, आंध्र प्रदेश के पहले सीएम भी बने हैं। उनकी एक बुक है विदाउट फियर ऑफ फेवर, इनकी विदाउट फियर ऑफ फेवर इनकी एक पुस्तक है जो उन्होंने लिखी। राष्ट्रपति बारे में 52 से, अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 61 में महाभियोग, 72 में इनकी क्या है, क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, विधानसभा में वो भी दो, उसके बाद केंद्र विधानसभा नहीं, देखो लोकसभा से होता है, राज्यसभा प्लस विधानसभा, 2 यूटी होती हैं जिनमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी आता है। ठीक है, ऐसे इनका निर्वाचन होता है। वो भी ये कौन से निर्वाचित सदस्य, ये सब कौन से होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं ये लोग। ठीक है, आंसर चलता है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अगला, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और नोटा। देखो मैं कुछ चीज़ें बताऊं, इसे एक निश्चित क्रिया में किसी वस्तु या तरंग की चाल को ही उस वस्तु या तरंग का वेग कहते हैं। देखो वेग किसे कहते हैं, तरंग का वेग। एक निश्चित क्रिया में किसी वस्तु या तरंग की चाल को ही उस वस्तु का तरंग या वेग कहते हैं। रेडियो तरंग का वेग प्रकाश के वेग के लगभग समान होता है, इसीलिए इसका जो माना जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको बताओ कि रेडियो जो तरंगें होती हैं निर्वात में भी गमन करती हैं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17, एफएम प्रसारण बैंड डॉट के बीच होता है, किसके बीच होता है। देखो एफएम की बात करें तो एफएम प्रसारण एक प्रकार का रेडियो प्रसारण है। क्या है, एक प्रकार का रेडियो प्रसारण है। इसका प्रसारण बैंड जो है 30 mH/2 से 300 mH/2 के रेंज में होता है। कहाँ से, 30 mH पूछ लेता कई बार, 30 mH/2 से 300 mH/2 के रेंज में होता है। ठीक है, इसकी आवृत्ति जो है क्या कहलाती है, VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कहलाती है इसकी आवृत्ति। तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए आवृत्ति किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछता ना साइंस में कि आवृत्ति क्या, तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रा क्या होता है, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, हर्ज। क्या, हर्ज इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा VHF, बी आंसर से हो जाएगा। ठीक है, 18वां, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको बता दें टेप रिकॉर्डर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र जो ध्वनि रिकॉर्ड करने का काम होता है। इस टेप रिकॉर्डर की जो चाल होती है ना वो होती है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगला 19वां, 2 करंट से क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। WTA डबल्स का खिताब किसने जीता, सानिया मिर्जा, नाडिया, साइना नेहवाल या A+B दोनों। ठीक है, पहली बात तो इस बार जो WTA हुआ कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो मैंने अभी सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दी। ठीक है, और इसे जीता है किसने, देखो ये कहाँ की हैं, यूक्रेन की, जहाँ की राजधानी क्या क्यों, इनको आपको पता है भारत के हैं, ये भी भारत के हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर जीता है। और सानिया मिर्जा का यह 42वां WTA खिताब था।
ठीक, कौन सा 42वें नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रूसी हथियारों के भुगतान हेतु किस बैंक को चुना गया है? HDFC, HCO, SBI, ICICI। ठीक है, तो आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। रूसी हथियारों के लिए जो बैंक चुना गया है कि आप उसका भुगतान करेंगे, उसके माध्यम से भुगतान होगा। देखो, हर चीज़ की एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी के तौर में गवर्नमेंट और हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। हम लोगों का भी अपना रूल लगता है, इतने समय वेकअप करना, उठना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, एक्सरसाइज करना है, ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, सारी चीज़ जो दिन की क्रियाएँ हैं एक चरण दर चरण से चलती रहती हैं। और अगर आप लोग टारगेट ना बनाते हो तो टारगेट डेली का बनाए कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब तक टारगेट नहीं बनाए तब तक वर्क कभी पूरा होने वाला है, तब तक सक्सेस नहीं मिलने वाली। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा। यूको बैंक के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा यूको बैंक के बारे में पूरा। आंसर हो जाएगा यूको बैंक स्थापना कब हुई? यूको बैंक 6 जनवरी 1943 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फाउंडर कौन थे इसके? घनश्याम दास बिड़ला फाउंडर हैं इसके। ठीक है, उसके बाद CEO वर्तमान में कौन है? अतुल जी करके हैं, अतुल गोयल एक लोग हैं आदरणीय, उन्होंने की थी, मतलब वर्तमान में CEO। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। इसका का आंसर में कमेंट सेक्शन में आंसर करना। कोणार्क बांध कहाँ स्थित? हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आ रहा हो आपको, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा। कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, आपके लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं और अच्छी चीज़ें ला के और अच्छे क्वेश्चन लाऊं और प्रीवियस देखूं, ताकि आपको अच्छे क्वेश्चन मिल सकें, आप एग्जाम में सक्सेस हो चुके। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अपनों को, अपने देश का ख्याल रखें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें। ठीक है, तो चलते हैं, बस आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।